हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे आज के वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल 2019 एग्ज़ाम का इंग्लिश पार्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इन क्वेश्चन 33, 34, 35, 36 a sentence has been given with one underlined part. There are three possible substitutions for the underlined part written as A, B and C to correct or to improve the sentence. If the sentence does not need improvement, then you can indicate D as your response. Mean to say, जो आपके क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एंड 36 हैं, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है। उस सेंटेंस में कुछ पार्ट जो है वो अंडरलाइन करके शो किया गया है। तो उस अंडरलाइंड पार्ट के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, थ्री पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि उसकी जगह पे क्या होना चाहिए या क्या सही रहेगा। तो वो चीज़ आपको उसके तीन सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं A, B, C करके, ठीक है, ताकि आप करेक्ट कर सकें या इम्प्रूव कर सकें सेंटेंस को। बट अगर आपको ये है कि सेंटेंस जो है उसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे, आप डी ऑप्शंस जो इनके दिए गए हैं उस पे जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 33, whenever my students come across a new word, I ask them to look for them in the dictionary. यहाँ पे to look for them को अंडरलाइन किया गया है, तो क्या इसकी जगह पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, टू लुक फॉर जो होता है, टू लुक फॉर देम मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका मीनिंग ये बनता है कि जब भी मेरे स्टूडेंट जो हैं वे किसी नए शब्द के साथ आते हैं तो हम उनको हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि डिक्शनरी पे जाएं, है ना, डिक्शनरी में चेक करें, डिक्शनरी में देखें। तो अगर हम टू लुक फॉर देम पे जाते हैं तो टू लुक फॉर देम जो होता है इसका मतलब होता है एक तरह की एक्सपेक्टेशन करना या उम्मीद करना, या फिर हम ये कह दें अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, मतलब फाइंड कुछ ढूंढो, उसको अटेम्प्ट करो, है ना, मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, उनको डिक्शनरी से ढूंढना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आना चाहिए आपका टू लुक देम अप। यहाँ पे टू लुक फॉर देम जो है वो शब्द जो हैं वो एक आशा से, एक उम्मीद से ही यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम टू लुक देम अप यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे रखते हैं, तो इसका मतलब होता है सर्च फॉर, सर्च करना चाहिए एंड फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उनको ढूंढना ही चाहिए। यहाँ पे उम्मीद वाली बात नहीं है कि टीचर जो है या कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप आशा करें उससे कि वो उसको ढूंढे, है ना, डिक्शनरी में। नहीं, आप उसको सीधा सीधा बोलिए कि उनको डिक्शनरी में ढूंढना चाहिए, है ना, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उनको डिक्शनरी में ढूंढना चाहिए जाके, है ना। तो टू लुक फॉर देम की जगह पे टू लुक देम अप आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास 34, ही इंसिस्टेड ऑन ही वॉज इनोसेंट। ही इंसिस्टेड ऑन को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। जो एक्चुअल में हमारे पास इंसिस्ट शब्द होता है, इसका मतलब होता है कि इंसिस्ट करना, किसी को फोर्सफुली अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, है ना। तो इंसिस्ट करना जो है वो हमारे पास प्रेजेंट में होता है इंसिस्ट, तो इंसिस्ट के साथ हमारा ऑन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही वाज इनोसेंट है, वाज है मतलब पास्ट टेंस है ये, और इंसिस्टेड जो है ये भी इसका पास्ट फॉर्म हो गया इंसिस्ट का। ठीक है, तो इंसिस्ट ऑन होता है, इंसिस्टेड ऑन नहीं होता है। तो इंसिस्टेड ऑन जो है उसकी जगह पे यहाँ होना चाहिए इंसिस्टेड दैट। सो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जाएगा। चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 35, ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज़ ऑन सेल। तो ईच फर्नीचर को अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे।
तो जो फर्नीचर होता है देखिए वो कोई काउंटेबल चीज़ नहीं होती है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो हर एक चीज़ जो फर्नीचर की कैटेगरी में आती है उसको फर्नीचर ही कहा जाता है, ठीक है। तो ईच फर्नीचर यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बनता है, या तो यहाँ होना चाहिए कि ऑल द फर्नीचर, ठीक है, इन जो डिस्प्ले में है वो सेल पे है, तो ऑल तो है नहीं यहाँ पे। तो आपके पास जो राइट शब्द बनता है, सॉरी, जो राइट चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए वो बनती है ईच पीस ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर का हर एक पीस जो है डिस्प्ले पे लगा हुआ, वो इस हॉल में जितने भी डिस्प्ले पे लगा हुआ पीस है फर्नीचर का हर एक, उसके ऊपर सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट जो सेंटेंस बनता है दैट इज़ ईच पीस ऑफ फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज़ ऑन सेल। नेक्स्ट है हमारे पास 36, द बिल्डिंग इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ 18th सेंचुरी। ये है हमारे पास ए प्राइम जो है यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए प्राइम एंड प्राइमरी, हमारे पास प्राइम और प्राइमरी जो हैं इन दोनों का जो ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, इन दोनों को ही हम यूज़ कर लेते हैं, पर जो प्राइम शब्द है हमारे पास वो हम यूज़ करते हैं जब हमें इम्पोर्टेंस के आधार पे चीज़ों को कैटेगराइज करना हो। मतलब कि कौन सी, जैसे यहाँ पे देखिए 18th सेंचुरी की बिल्डिंग्स की बात हो रही है, कोई एक बिल्डिंग है उसके बारे में बात हो रही है कि वो एग्जाम्पल है 18th सेंचुरी के आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस की बात नहीं हो रही है कि बहुत इम्पोर्टेंट है या क्या है, तो प्राइम यहाँ यूज़ नहीं होगा। प्राइमरी जो है वो वहाँ यूज़ होता है यहाँ पे जो फर्स्ट होता है एक ग्रुप में या सीरीज़ में, है ना, मतलब प्राइमरी हम यूज़ करते हैं। प्राइम और प्राइमरी वैसे सेम मीनिंग है, पर यूज़ का फ़र्क है। जो प्राइम हमारे पास शब्द होता है ये हम वहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ हम इम्पोर्टेंस के को कंपेयर कर रहे होते हैं। जो फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस होता है वो प्राइम होता है, ओके। लेकिन प्राइमरी हमारा वहाँ यूज़ होता है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इन ग्रुप में या सीरीज़ में हो, है ना, जो ग्रुप में हो रहा हो या सीरीज़ चल रही हो कोई, उसमें जो पहले आ रहा हो उसको हम वहाँ पे हम प्राइमरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए प्राइम नहीं है यहाँ पे सही, क्योंकि ये 18th सेंचुरी की बिल्डिंग की बात हो रही है, तो 18th सेंचुरी में कितनी बिल्डिंग्स होंगी, है ना, तो ये एक सीरीज़ की तरह हो गया, तो ये उसमें जाएगा कि प्राइमरी यहाँ पे सही रहेगा। द बिल्डिंग इज़ प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ 18th सेंचुरी, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट है हमारे पास, चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर, यानी कि जो आपको कैपिटल लेटर में वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा गया है, उसका मीनिंग जो भी होगा इन चारों ऑप्शंस में से सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग वाला आपको, जो इसका मीनिंग है और इन चारों में से जो मीनिंग मतलब ऑलमोस्ट सेम मीनिंग हैं जिनके, उसको चूज़ करना है आपने। तो ये हमारे पास जो शब्द है ये है टू जेटसन, जेटसन, टू जेटसन। तो इसका मतलब होता है, जेटसन का मतलब होता है यहाँ पे थ्रो अवे। थ्रो अवे मतलब कह सकते हैं कि किसी चीज़ को थ्रो कर देना, फेंक देना, है निकाल देना, ओके। तो थ्रो अवे होता है इसका मतलब। तो इनमें जो दिए गए चारों ऑप्शंस हैं इसमें से हमारे पास टू अबंडन जो शब्द है इसका मतलब होता है अबंडन कर देना, छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे त्यागना जो है इसका मीनिंग होता है अबंडन का, तो यही इसके सबसे क्लोजेस्ट जा रहा है। थ्रो अवे या त्याग देना मतलब ऑलमोस्ट सेम बातें हैं। तो जो हमारे पास शब्द दिया है टू जेटसन, इसका मीनिंग और टू अबंडन, इन दोनों का मीनिंग जो है सेम है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट चॉइस है। चलिए आगे चलते हैं। इन द गिवन सेंटेंसेस चूज द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड। ऊपर वाले में आपको सिमिलर मीनिंग वाला बताना था, लेकिन यहाँ पे 38 और 39 में आपको जो हमारे पास अंडरलाइंड शब्द है उसका ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास 38, पीपल आर
अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स। यहाँ पे फॉलो को अंडरलाइन किया गया है। फॉलो मतलब होता है मतलब पालन करना, है ना, पालन करना। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, है ना, मान रहे हो, पालन कर रहे हो, ओके। तो फॉलो का ऑपोजिट बताना है आपको। यहाँ पे साथ में है रूल्स। इसकी मीनिंग बनती है कि लोग जो हैं वो नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैसे तो निगलेक्ट जो है वो भी आ सकता है। निगलेक्ट का मीनिंग होता है उपेक्षा करना, अनादर करना, है ना, नहीं मानना। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अनदेखी करना, तो ये भी आ सकता है। बट यहाँ पे रूल्स की बात हो रही है, तो जब भी रूल्स को ना मानने जैसा कुछ हो, क्योंकि यहाँ पे फॉलो का ही बताना है हमें, जस्ट ऑपोजिट। हमें इस सेंटेंस का ऑपोजिट नहीं बताना है, हमें सिर्फ फॉलो का ऑपोजिट बताना है। तो फॉलो मतलब पालन करना, तो ऑपोजिट होगा यानी कि जो पालन ना करे, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका राइट ऑपोजिट जाता है ऑप्शन ए, दैट इज़ बेव। तो ये जो बेव होता है इसका मतलब होता है टू से ऑफिशियली दैट अ रूल नीड नॉट बी ओबेड। मतलब कि कोई रूल है जो उसको पालन करना ज़रूरी नहीं है। रूल के लिए स्पेशली रूल्स, यहाँ पे रूल को पालन ना करने वाली बात हो, वहाँ पे ये शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो बेव शब्द है ये यूज़ किया जाता है लाइक समथिंग सच एज क्लेम हो या रूल हो, कोई ऐसी बात हो जिसको पालन करना ज़रूरी नहीं है। टू से ऑफिशियली दैट अ रूल नीड नॉट बी ओबेड, कि कोई रूल जो है उसको ओबे करना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हम बेव शब्द जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के आधार पे हमारे पास बेव ऑप्शन जो है वो राइट जाएगा। चलिए अगला जो है हमारे पास पार्ट 39, हिज अपीयरेंस ऑन द सीन, हिज अपीयरेंस ऑन द सीन वाज फॉर्ट्यूटस, फॉर्ट्यूटस, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास शब्द है फॉर्ट्यूटस, इसका मतलब होता है आकस्मिक, है ना, आकस्मिक, ठीक है। तो जो आकस्मिक शब्द है इसको हम कह सकते हैं कि हैपनिंग बाय चांस रैदर देन इंटेंशन। आकस्मिक मतलब कि हम कह देते हैं कि जो हमारे पास शब्द है फॉर्ट्यूटस, इसका मतलब है हैपनिंग हो गई है कोई, बट बाय चांस हो गई है ना, उसका कोई इंटेंशन नहीं है। रैदर देन इंटेंशन मतलब इंटेंशनली नहीं है, वो अचानक से जो चीज़ हो जाए, है ना। तो इसका मीनिंग बनता है कि जो सीन है उसमें उसकी उपस्थिति जो है वो आकस्मिक थी, मतलब बाय चांस ही थी, कोई उसका ऐसा इंटेंशन मतलब वो प्लान्ड नहीं थी कि होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो शब्द है फॉर्ट्यूटस, इसका अपोजिट बताना है, यानी कि आकस्मिक का अपोजिट बताना है, या कह दीजिए कि अपोजिट ऑफ हैपनिंग बाय चांस, है ना, रैदर दैन इंटेंशन। मतलब यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है पर फिर भी वो चीज़ हैपन हो जाए, वो होता है हमारे पास फॉर्ट्यूटस। तो उसका ऑपोजिट जो यहाँ पे राइट बनता है वो बनता है हमारे पास कैलकुलेटेड। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है जो इसके मीनिंग का ऑपोजिट बनता है यहाँ पे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो पार्ट है दैट इज़ चूज़ द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक दिए गए हैं वहाँ पे फिल करने के लिए आपको कोई राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्लिम्बिंग माउंट एवरेस्ट इज़ अ रिमार्केबल डैश। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना यानी कि क्या होगा, एक रिमार्केबल क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल सी तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास फीट और फुट पैरों को कहते हैं, है ना, दोनों पैरों को हम फीट कहते हैं, एक पैर को हम फुट कहते हैं, है ना। तो जो हमारे पास ये जो दो शब्द हैं ये भी बोलने में इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो फीट ही होता है, पर स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वाला FEAT वाला फीट जो होता है इसका मतलब होता है कि कारनामा कर देना, कोई कर्तव्य कर देना, है ना। और जो ये FETE फेटे भी कह देते हैं इसको, वैसे फीट ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो इसका मतलब होता है कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करना, है ना, या उत्सव के तौर पे जैसे मनाते हैं हम, कोई फेस्टिवल टाइप ऑर्गेनाइज़ करना, है ना।
तो देखिए एवरेस्ट पे चढ़ना जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा कारनामा है, कर्तव्य है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जाएगा, FEAT, जिसका मतलब होता है कर्तव्य या कारनामा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जो है, द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम डीपली। उसके फादर का जो लॉस है वो उसको क्या कर रहा है, मतलब डीपली अफेक्ट कर रहा है ना। तो जो हमारे पास अफेक्ट और इफ़ेक्ट हैं ये क्या हैं, मतलब दोनों ही सेम मीनिंग ही होता है इनका। जो अफेक्ट होता है इसका भी मतलब प्रभावित ही होता है, पर जो इफ़ेक्ट होता है इसका मतलब भी ऑलमोस्ट वही होता है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ये अफेक्टेड होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस होना, यानी कि इम्पैक्ट क्या आया किसी पे, चेंज क्या आया किसी पे, किसी जैसे असर क्या हुआ है किसी पे। ठीक है। और ये वाला जो इफ़ेक्टेड है ये होता है चेंज दैट रिजल्ट्स व्हेन समथिंग इज़ डन और हैपन। मतलब आप कुछ करने वाले हैं, आपने कुछ किया है, ऑलरेडी आपने कुछ किया है या आप कुछ कर रहे हैं, तब क्या चेंज आने वाला है किसी सिचुएशन में, है ना। कि किसी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, मतलब आपके एक्शन का, आप कुछ करने वाले हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये वो वाला इफ़ेक्टेड है। और ये वाला अफेक्टेड जो है हमारा सी वाला, ये होता, दोनों का मतलब प्रभाव ही होता है, प्रभावित ही होता है, पर मीनिंग में फ़र्क सिर्फ ये है यहाँ पे कि इनको यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से किया जाता है। जैसे लॉस ऑफ हिज फादर, उसके पापा की मृत्यु जो है हो जाना, है ना, तो उसका असर उसके ऊपर क्या पड़ेगा, उसके मृत्यु के बाद उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो पड़ रहा है ना, इम्पैक्ट हो रहा है उस पर, उसमें चेंज आ रहा है जो है ना। लेकिन ये होता है कि आप कुछ कर रहे हैं या कुछ आपने किया है, उसके बाद क्या किसी चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। इन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड जाएगा इस फिलअप में वो होगा अफेक्टेड, सी वाला, ए वाला अफेक्टेड। ठीक है। द लॉस ऑफ हिज फादर अफेक्टेड हिम डीपली, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला जो हमारे पास पार्ट है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 8 क्वेश्चन जो हैं वो एक ही पैसेज में आपके कवर हो जाएंगे। आपको बस राइट वाला चूज़ करके इनमें फिल करना है। इन द पैसेज बिलो अ चॉइस ऑफ 4 वर्ड्स मार्क्ड एज A, B, C and D is suggested. Choose best word to fit in the blank marked with number 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48 जो क्वेश्चन हैं आपके, इनके देखिए ये मार्क किए हुए हैं पैसेज में, उनकी जगह पे आपने जो वर्ड फिट बैठेगा वो पुट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू प्रोबेबली नो अबाउट इंस्टेंट कॉफ़ी एंड इंस्टेंट टी। ऑब्वियसली आपने इंस्टेंट कॉफ़ी या इंस्टेंट टी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। दे आर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न मैंस लाइफ, मॉडर्न आदमी जो है उसकी लाइफ का पार्ट हैं ये। हाउएवर हैव यू हर्ड डैश इंस्टेंट ट्रीज़, क्या आपने इंस्टेंट ट्रीज़ के बारे में भी सुना है। तो देखिए अब 42 में ऑप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट है ऑफ, बी है विद रिस्पेक्ट टू, सी है एट और डी है फ्रॉम। तो हाउ एवर हैव यू हर्ड ऑफ इंस्टेंट ट्रीज़, क्या आपने इंस्टेंट ट्रीज़ के बारे में भी सुना है। यस, मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन जो हैं डैश मुंबई, अब मुंबई से हैं वो, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, 43 खाली छोड़ा हुआ है। देखिए ए है आपके पास बिलोंगिंग फ्रॉम, बी है विद इन, सी है फ्रॉम, डी है ऑन। तो यहाँ पे राइट आएगा फ्रॉम मुंबई। मिस्टर मोहन फ्रॉम मुंबई हैज़ अचीव्ड दिस फीट। देखिए ये फीट यहाँ भी है ना, यहाँ से भी आपको आइडिया मिल सकता था वो माउंट एवरेस्ट वाला क्वेश्चन करने में, है ना। उन्होंने ये फीट जो है ये कारनामा कर दिखाया है। बाय अ डैश, कैसे, डैश पोल प्लांटिंग टेक्निक। अब क्या, बाय अ डैश 44 में देखिए फैंसीफुल, रेवोल्यूशनरी, क्लासिकल ब्रिज, आपके पास रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया है उन्होंने, ठीक है, चेंज करने वाला। तो 44 में आएगा रेवोल्यूशनरी
आपके पास सही जाएगा पोल प्लांटिंग टेक्निक, उन्होंने कोई पोल प्लांटिंग टेक्निक दी है। वाई दिस न्यू 45 में देखिए डैश अ ट्री कैन बी ईजीली ग्रोन, इस क्या नई इसके साथ ट्रीज़ जो हैं वो इजीली उगाए जाएंगे। यहाँ पे है स्ट्रेटजी, मेथड, एनवायरनमेंट, डायामीटर, तो यहाँ पे जाएगा आपका बी मेथड। इस नए मेथड के साथ जो ट्रीज़ हैं वो इजीली ग्रोन होंगे। एंड 46 फिर से खाली है, इजीली ग्रोन डैश 3 months टू साइज़ विच। अब 46 में देखिए फिर से क्या आएगा, जो हमारे पास ट्रीज़ हैं कैन बी इजीली ग्रोन विद इन, 46 में जाएगा आपका विद इन 3 months, क्योंकि 3 months के अंदर अंदर टू अ साइज़ विच डैश 47 आपका अगेन खाली है, विच वुड आपका जाएगा यहाँ पे वुड नॉर्मली हैव टेकन 3 years टू ग्रो, यहाँ पे आपका ग्रो जाएगा लास्ट में। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके 8 के 8 क्वेश्चन इस एक ही पैसेज में कवर हो गए हैं। फर्स्ट वाला जो आपका 42 ऑप्शन था खाली, वहाँ पे आपका जाएगा ऑफ, 43 में आपका जाएगा फ्रॉम, और 44 में आपका जाएगा रेवोल्यूशनरी, 45 में जाएगा मेथड, 46 में जाएगा आपका विद इन, 47 में जाएगा वुड, एंड 48 में जाएगा ग्रो। तो इसी के साथ हमारा 2019 का जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसका इंग्लिश पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।